ओके, सो जो कोर्स है वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और एज द नेम सेज, इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक प्रोबेबिलिटी और दूसरी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी वो नॉलेज है जिससे आप अनसर्टेनिटी के साथ डील करते हैं। जब चीजें अनसर्टेन होती हैं तब कैसे आपने प्रिडिक्शन करनी है, तब कैसे आपने डिसीजन लेने हैं, जब चीजें अनसर्टेन है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी होती है। इस अनसर्टेनिटी को हम एक और नाम भी यूज करते हैं, रैंडमनेस एक टर्म यूज करते हैं। ठीक है। स्टैट्स ऑन द अदर हैंड, स्टैट्स की अगर सादा डेफिनेशन मैं दूं तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये समरी है, इंफॉर्मेशन को समराइज करके लिख देना, इसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इंफॉर्मेशन की समरी को स्टैट कहते हैं या स्टैटिस्टिक। उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इस क्लास में जितने भी लोग हैं, अगर उन सब लोगों की हाइट्स मालूम कर लूं मैं, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, और उन सारे, फॉर एग्जांपल मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक 54 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, 54 हाइट्स आ जाएंगी, और उनकी अगर मैं एवरेज कंप्यूट कर लूं, ठीक है, ये जो एवरेज है ये एक नंबर आ गया है। ये एक नंबर उन 54 नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, उनकी समरी है। तो दिस इज अ स्टेटिस्टिक ऑफ दोज 54 पीपल। ठीक है। और में और भी स्टेटिस्टिक्स हो सकते थे। मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इन सारों की, ये एक और स्टैट होता। मिनिमम हाइट, ये एक और स्टैट होता। इसी तरह कई और इस तरह नंबर्स के हिसाब से इस कई समरीज हो सकती थी। ठीक है। तो ये जो नंबर्स के हिसाब से समरीज होती हैं, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये इन्हें कहते हैं क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये क्वांटिटीज होती हैं, ये क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स होते हैं। इसी तरह क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स भी होते हैं, जो शायद नंबरों की शक्ल में नहीं होते। क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स उसमें हो जाते हैं, अगर मैं 54 लोग लिए, पहले बंदे की हाइट को मैंने एज अ बार रिप्रेजेंट कर लिया कि पहला शख्स इतना लंबा था, दूसरा स्टूडेंट उसकी इतनी हाइट थी, तीसरे स्टूडेंट की इतनी हाइट थी, चौथे की इतनी हाइट थी, पांचवें की इतनी हाइट थी, एंड सो ऑन। तो ये बार चार्ट एक बन जाएगा, बार्स का चार्ट। और ये भी उन 54 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की एक समरी है कि मैं सारे नंबर नहीं लिखता, मैं बार्स की शक्ल में बना देता हूँ। इसी तरह आपने कभी देखा होगा अखबारों में या मैगजीन्स में अक्सर होता है कि वो बताते हैं कि जी इतने फीसद लोग जो हैं वो फलां पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इतने फीसद लोग फलां पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इतने फीसद लोग किसी को सपोर्ट नहीं करते, और इतने फीसद लोग। सो ये परसेंटेजेस में लोगों को रिप्रेजेंट कर देना किसी भी इशू पे, सो इसको पाए चार्ट कहते थे। ये क्वालिटेटिव स्टेटिस्टिक्स है, ये नंबर्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, ये उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि आम लोग किस तरह से इंफॉर्मेशन को जल्दी से हजम कर सकें। तो ये क्वालिटेटिव स्टेटिस्टिक्स होती है। दो थी। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? नो सर। ओके, ग्रेट। ओके, और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप ये है कि जिसको आप प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स को यूज करती है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी यूजेस स्टैटिस्टिक्स टू मेक, या तो प्रिडिक्शन करती है ये कि
फिर ये होगा फॉर एग्जाम्पल, या डिसीजन करती है कि फिर आपको फलां काम करना चाहिए, टू मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजंस, लेकिन उन सिनारियोज में जो अनसर्टेन होते हैं, इन अनसर्टेन सिनारियोज। मैं कोई एग्जांपल दे देता हूं। आज बारिश होगी या नहीं होगी, कोई अगर मुझे बता सके, 100% आंसर देना है, 100%, यस और नो। यस। यस आज होगी? यस यस सर। नो सर। सो पॉइंट इज दिस, ये जो फ्यूचर के डिसीजन, जी, जो फ्यूचर के डिसीजंस हैं उसमें बिकॉज हमारे पास नॉलेज कम होता है, अगर तो हमें आज के दिन में जो जो चीजें होनी वो पहले से पता थी तो फिर तो मैं 100% बात करूंगा, लेकिन अगर फ्यूचर के बारे में मेरा नॉलेज अगर इनकम्प्लीट है तो ये एक अनसर्टेन सिचुएशन आ गई है। मुझे 100% नहीं पता कि बारिश होगी या नहीं होगी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या मुझे, जब मैं घर से निकलता हूं तो मुझे छतरी लेके निकलना चाहिए या छतरी ना लेके निकलना? छतरी लेके अगर निकलता हूँ लेके तो ठीक है, छतरी लेके जब निकलूंगा उसका फायदा ये कि अगर बारिश हुई तो मैं बच जाऊंगा। उसका नुकसान ये है कि अगर बारिश नहीं हुई तो मुझे छतरी कैरी करने की एक कॉस्ट छोटी सी पड़ गई। सही। अब इस तरह की इन्वायरमेंट में अगर मैंने देखना है कि मैं अपनी कॉस्ट नहीं करना चाहता, मैं गीला भी नहीं होना चाहता, कौन सा बेस्ट फैसला है? तो अगर तो फॉर एग्जाम्पल ये जून जुलाई होता, जुलाई अगस्त होता या मानसून होता, और मुझे पता है यार ऑलमोस्ट रोज बारिश हो ही जाती है, तो फिर मैं छतरी ले जाता। और अगर ऐसे दिन हैं कि जिन दिनों में बारिशें यूजुअली नहीं होती तो फिर मैं छतरी शायद ना लेके जाऊं। सो प्रोबेबिलिटी जो है वो अनसर्टेन सिनारियोज में आपसे फैसले करवाती है या आपकी मदद करती है फैसले करती। ओके, अच्छा, अभी हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ कोर्स में अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। जो पहले हम चीज पढ़ेंगे वो है प्रोबेबिलिटी। तो लेट्स फॉर्मली स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और आज के लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस बात पे कन्विंस कर सकूं कि प्रोबेबिलिटी क्यों जरूरी है, प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कन्विंस कर सकूं कि प्रोबेबिलिटी पढ़े बगैर और या प्रोबेबिलिटी को यूज किए बगैर आपका इस मॉडर्न दुनिया में गुजारा नहीं हो सकता। सो लेट्स सी, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि 2+2 क्या होता है या 2+3 क्या होता है, आप क्या जवाब देंगे? 5 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है? आपका जवाब आएगा 12। आप में से कोई भी इन दो सवालों में किसी ने भी ये जवाब नहीं दिया होगा 5.9, या आप ये भी नहीं कहेंगे शायद 5, आप ये भी नहीं कहेंगे कभी 5 होता है, कभी 4 होता है, कभी 6 होता है। कोई ऐसा जवाब नहीं देगा। बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक आपके आंसर्स हैं, डिटर्मिन्ड आंसर्स हैं कि ये ही आंसर आना था। अगर 2 और 3 को ऐड करेंगे यही आंसर आएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 ही आंसर आएगा। डिटर्मिन्ड है ये चीजें। और इसी तरह और एग्जांपल्स भी होंगी। सो इसको व्हाट एल्स, हाँ, फिजिक्स के लॉज, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसी तरह आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। ये सॉर्ट ऑफ लॉज है कि अगर आपने ये दो चीजें मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। फिर कुछ और चीजें भी हैं डिटर्मिनिस्टिक जो आपने किताबों में पढ़ी होती हैं। मसलन आपने पढ़ा होगा कि पानी जो है ये किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है, ये बता सकते हैं? 100 डिग्री।
100 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल हो जाता है। at sea level, sir. यानी जब भी हम पानी को 100 डिग्री सी पे लेके जाएंगे ये बॉयल हो जाएगा। तो अब इनको आप, ये जो सारी बातें मैंने की हैं, इस पे पहले तो एक टर्म ऐड करते हैं कि ये जितने भी हमने बातें की ये एक्सपेरिमेंट्स थे। जरा अपना जहन इस तरफ लाएं कि इनको मैं एक्सपेरिमेंट कैसे कह सकता हूं। एक्सपेरिमेंट इस तरह है कि मैंने 2 सेब लिए, 2 एप्पल्स, और फिर मैंने 3 सेब और ले लिए, तो मेरे पास कितने सेब, और ये मेरा एक्सपेरिमेंट है कि मैं ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने 2 सेब लिए, फिर मैं बाजार दोबारा गया और मैं 3 सेब और ले आया, तो मैंने घर पे देखा कि मेरे पास तो 5 सेब हो गए। ये मैंने एक दफा किया एक्सपेरिमेंट, 5 सेब। अगली दफा फिर ये एक्सपेरिमेंट किया, बाजार गया 2 सेब खरीदे, फिर बाजार गया 3 सेब खरीदे, घर आके देखा 5 सेब है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह 4 सेब मैंने खरीदे लेकिन 3 दफा, यानी 4, हर बारी बाजार गया तो 4 सेब खरीद के आया, लेकिन 3 दफा ये एक्सपेरिमेंट किया मैंने, या 3 दफा ये ट्रायल किया, तो मेरे पास हमेशा 12 सेब होते थे। तो सिमिलरली ये जितनी बातें लिखी हुई हैं इनको आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख सकते हैं कि जब भी आप ये करेंगे तो कोई रिजल्ट आएगा, लेकिन ये जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं ये डिटर्मिनिस्टिक थे, ये हमेशा ये ही रिजल्ट आएंगे, ये डिटर्मिन्ड है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी? यस सर। अच्छा, Yep. अब मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट बताता हूं। आपसे बल्कि सवाल पूछता हूं, व्हाट विल बी द रिजल्ट, सर जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। सबको ही नहीं हो रही? हो रही है सर। नहीं सर, सर हो रही है सर। सर हो रही है। हो रही है। Okay. What will be the result of a coin toss? इसका मुझे जवाब दें जी। हेड और टेल। हेड और टेल। हेड्स होगा या टेल्स होगा? नहीं, एक जवाब दें जी। ये तो आपने या बीच में ले आए हैं। Maybe it's head or tail. ओके, सो आप कहते हैं या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। आप पूरी बात, आप पूरा डिटरमिन नहीं कर सकते, है ना? मुझे अपना नेम सेंड कर दीजिए। श्योर नहीं है हम इस वजह से। Yes, जिस sir. तरह 2+3 में आपने डिटरमिन कर दिया था कि 5 आएगा आंसर, इस एक्सपेरिमेंट में ये भी एक एक्सपेरिमेंट है कि मैंने कॉइन को टॉस किया और फिर उसके रिजल्ट को देखा। इस एक्सपेरिमेंट में आप डिटरमिन नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि क्या आंसर आएगा, तो आप कह देते हैं कि ये या हेड आएगा या ये टेल आएगा। ओके, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसका जो आंसर है वो डिटरमिन या डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, रैंडम है। यहां तक आप लोग मेरे साथ? यस सर। Yes, sir. Great. So that's a random experiment. और इनमें से भी जिनको आप डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स कह रहे थे, समझ रहे थे, इनको भी जरा गौर से देखते हैं। ये जो आपकी मैथ की किताब में होते हैं ना, 2+3 = 5, 4 × 3 = 12, ये मैथ की किताब में ही होते हैं बस। अब आते हैं जरा रियल वर्ल्ड में। व्हाट हैपेंस इन द रियल वर्ल्ड? ये जो बात की है कि वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सी, इसको जरा इस पे एक कंडीशन है एक्चुअली, प्योर वाटर। और सर ये प्रेशर के साथ भी कंडीशनड है। लेट्स अस्यूम कि हम उस प्रेशर पे हैं जहां पे 100 डिग्री सी पे बॉयल होता है, ठीक है? लेट्स अस्यूम हम उस प्रेशर पे हैं। मैं कह रहा हूं इवन उस प्रेशर पे भी देयर आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू स्पेसिफाई कि वाटर प्रेशर भी वो वाला है और पानी बिल्कुल प्योर है, ठीक है? पहली बात। दूसरा, जो आपने मेजरमेंट जिस चीज से की है, टेम्परेचर की मेजरमेंट जिससे की है,
कि ये 100 डिग्री सी हो गया है, वो आपका जो मेजरमेंट का आला है वो भी परफेक्ट है। जब वो कहता है 100 डिग्री सी, तो वाकई 100 डिग्री सी हो गए होते हैं। उस वक्त 99.9 नहीं होते, उस वक्त एग्जैक्टली 100 होते हैं, या उस वक्त 100.1 नहीं होते। ठीक है, यानी परफेक्ट मेजरमेंट। ये जो दो चीजें हैं, प्योर पानी और परफेक्ट मेजरमेंट, मेरा आप लोगों से सवाल है, ये एग्जिस्ट करते हैं? ये असल में होती हैं ये दोनों चीजें? नो सर। No, sir. realistic है। No, sir, never. असल में ये जो आइडियल चीजें, जो आइडियल एनवायरनमेंट होती है, आइडियल चीजें, वो सिर्फ आपकी मैथमेटिक्स की किताब में हो सकती है। रियल वर्ल्ड, let me write this here. रियल वर्ल्ड और आइडियल वर्ल्ड बहुत फर्क है। रियल वर्ल्ड में हमेशा नॉइज होता है, हमेशा नॉइज होता है। यानी आप इस तरह से देख लें कि आपकी किताब तो कह देगी बड़े आराम से कि अच्छा पानी लें, प्योर पानी लें, क्योंकि किताब कह सकती है प्योर पानी लें, उसको टेम्परेचर को 100 डिग्री सी करें और वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं रियल वर्ल्ड में ये करता हूं तो आई नोटिस कि ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यानी मैथ्स में आपके पास फंक्शंस होते हैं y इक्वल्स f ऑफ x। इसका क्या मतलब है कि आप उस फंक्शन में x कोई इनपुट दें, उस x के लिए कोई आंसर आ जाएगा फंक्शन से गुजरने के बाद y, राइट? जी सर। ये होता है मैथ की किताब में। रियल वर्ल्ड में जो फाइनल आंसर आता है ना, वो आता है फंक्शन का जो भी बिहेवियर था वो रहे प्लस नॉइज, प्लस नॉइज। ये जो नॉइज है रियल वर्ल्ड में, हर चीज में नॉइज, ये है जो चीजों में अनसर्टेनिटी ले आता है या रैंडमनेस ले आता है। ठीक है, इनफैक्ट आपने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। Yes, sir. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मैं आई होप आई डोंट मेस अप द सेंटेंस, उसने कहा था कि एज फार एज मैथमेटिक्स relates to the real world, it is not certain, and as far as mathematics is certain, it does not relate to the real world. यानी ये आपके सामने ये मैथमेटिक्स थी, 2 + 3 = 5, 4 × 3 = 12, या ये फॉर्मूले लिखे हुए, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। ये रियल वर्ल्ड में जो अप्लाई करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, वो नॉइज की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से, इम्प्रिसाइज मेजरमेंट्स की वजह से। ठीक है, और अगर आपने सो इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि जहां तक मैथमेटिक्स रियल वर्ल्ड पे अप्लाई करने की बात आती है, तो वो मैथमेटिक्स सर्टेन नहीं है, वो प्रोबेबिलिस्टिक है। और जहां तक मैथमेटिक्स सर्टेन है, वो रियल वर्ल्ड पे अप्लाई नहीं की जा सकती। ओके, सो ये तो हो गया। और इस कोर्स में हम डील करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के साथ जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, ये जितनी मैथ आप पढ़ते रहें, ये आपकी मैथ की किताबों में रह जानी है। रियल वर्ल्ड में जो आपकी चीजें हो रही हैं, वो उनमें अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस होती है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिस्टिक तरीका सोचने का वो क्रूशल है, और उसके लिए इस पूरे कोर्स में वी विल बी डीलिंग विद रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ओके, अच्छा, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि
कि कॉइन टॉस का जो रिजल्ट है वो या हेड आएगा या टेल आएगा, आप डिटरमिन नहीं कर सकते। मेरा आप लोगों से, हाँ जी सर। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, इज अ कॉइन टॉस रियली रैंडम? कोई आंसर करना चाहेगा इस पे? यस सर। तो ये रियली रैंडम ही होता है असल में? यस सर, रियली रैंडम। Yes, sir. Random होता है. ओके Yes, sir. ओके, तो let me introduce to you ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यू सी दिस? Yes, sir. यस सर, देख पा हाँ जी सर। Yes, sir. तो ये एक शख्स है, इसका नाम है पर्सी डायकोनिस, मैथमेटिशियन है। इसने कॉइन टॉस के फिनोमेनन को इसने हाई स्पीड कैमरास में रिकॉर्ड किया। इसने देखा कि कॉइन कितनी दफा, कितनी इसकी रेवोल्यूशंस पर सेकंड कितनी है, कितनी स्पीड से ये ऊपर और नीचे जा रहा है, इस तरह की कुछ मेजरमेंट्स की। और इसने कॉइन टॉस की फिजिक्स को पढ़ा और देखा कि एंगुलर मोमेंटम इसका क्या है, और उस पे इसने बेसिकली एक मशीन बनाई। ये नीचे मशीन वो बनी हुई है, पर्सी डायकोनिस कॉइन फ्लिपिंग मशीन। और ये मशीन क्या करती है कि अगर आपने कॉइन को हेड्स ऊपर रखा है, तो ये जब आप इसको फ्लिप करेंगे, टॉस करेंगे, तो ये एक दफा टर्न करेगा और हेड ही गिरेगा उस रेड बॉक्स के अंदर, छोटा सा रेड बॉक्स बना हुआ है। तो ये 100% एक्यूरेसी है इसकी, कि जब भी आप उसको हेड्स रखेंगे ये हेड्स ही गिरेगा, अगर टेल्स रखेंगे टेल्स ही गिरेगा। तो रैंडमनेस कहाँ गई? कॉइन टॉस तो रैंडम होता सर। ये तो रियल केस सर इधर कंडीशन भी तो लगा दी है उसने। बिल्कुल सही। कंडीशन क्या लगाई है सर? उसने मशीन बनाई है। सर के हेड ऊपर रखेंगे तो सर head जब नीचे हाथ से है। गिरते हैं तब तो फोर्स कोई और भी एक्यूरेट है. ठीक है, ठीक है, आप लोग सही कह रहे हैं, आप लोग सही कह रहे हैं। लेट मी रिटर्न हियर। सो कॉइन टॉस जो है ना, हमारे मुताबिक तो रैंडम था, लेकिन पर्सी डायकोनिस ने जो कॉइन टॉस किया है, जो मशीन बनाई, उसमें ये है कि अगर आप उसकी फिजिक्स कंट्रोल कर लें, अगर आपको उसकी फिजिक्स का पता लग जाए, इफ यू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल एज वेल, तो फिजिक्स ही कह देता हूं फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, फिजिक्स ऑफ द कॉइन टॉस, तो इट्स नॉट रैंडम। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर वहां हेड पड़ा था और आपको पता है कि ऊपर हेड पड़ा था, तो आप हेड कहेंगे। सो यहां पे यानी अगर मुझे सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता है कि मैंने कॉइन कहां रखा था, कैसे रखा था, कैसे फेंकूंगा, कहां पे गिरना है, वहां पे क्या चीज पड़ी है, तो मैं और ये कंट्रोल भी कर सकता हूं सारा कुछ, तो वो रैंडमनेस सडनली इट जस्ट डिसअपीयर्स। इसका मतलब है रैंडमनेस क्या चीज है फिर? अनकंट्रोल्ड है वो। Being uncertain. जिसको हम रैंडमनेस कहते हैं ना, ये हमारी एक्नॉलेजमेंट है। हम सर वो concede- जिसका हमारे पास सॉल्यूशन ना हो। हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं, जिस पर कंट्रोल ना हो। बिल्कुल। जिस पे हम कोई भी आउटर चीज अप्लाई ना करें, वो खुद जो हो नेचुरल तरीके से हो। ठीक है, randomness is an acknowledgement of our ignorance। जिन चीजों का हमें नहीं पता, फिर हम कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। लेकिन इसका मतलब है कि रैंडमनेस असल में शायद एग्जिस्ट ना करती हो। क्या ये बात सही है? नो सर।
बस Yes, sir. कॉइन टॉस को हम रैंडम कह रहे थे थोड़ी देर पहले। सर पर रियल जैसे- वर्ल्ड में तो हम जो भी करेंगे वो रैंडम ही होगा ना। वो रैंडम होगा या हमें उसकी समझ नहीं होगी, ये है मेरा सवाल। सर हमें उसकी समझ नहीं होगी। और हमें उसकी समझ नहीं होगी, हमारा उसके ऊपर ह्यूमंस है इसलिए हमारी लिमिट्स है कुछ। हमारी लिमिट्स का होना डज नॉट मीन कि वो फिनोमेना असल में रैंडम था कि नहीं था। ऑब्जर्व करने वाले तो हम ही हैं, तो हम जैसे ऑब्जर्व करेंगे तो फिनोमेना हम उसी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, हमारी डिस्क्रिप्शन, हमारी अंडरस्टैंडिंग एक चीज है और रियलिटी कोई और चीज है। सही। जी। अच्छा, अब मैं ह्यूमन कॉइन टॉस के बारे में पूछ लेता हूँ। ह्यूमन कॉइन टॉस, अगर ह्यूमन कर रहा हो कॉइन टॉस, मशीन ना हो, तो अब ये रैंडम है, रैंडम कहेंगे या नहीं? सर रैंडम होगा। इसको हम रैंडम कहते हैं रैंडम होगा क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि देयर आर टू मेनी फैक्टर्स। डिपेंड करता था कि मैं जमीन से कितना ऊपर था मेरा हाथ, फिर मैंने कितनी फोर्स से कॉइन फेंका। इसमें कंडीशंस मैटर करेंगी सर। जी, मैं वही कंडीशंस बता रहा हूँ कि इस पे अब मैटर करेगा कि मैं जमीन से कितनी ऊपर मेरा हाथ था, मैंने कितनी फोर्स के साथ वो कॉइन फेंका, मैंने किस एंगल पे कॉइन फेंका। उसके बाद जब वो जमीन पे गिरा तो वो जो नीचे सरफेस थी वो सॉफ्ट सरफेस थी कि हार्ड सरफेस थी? हार्ड सरफेस थी तो उस पर बाउंस किया होगा, बाउंस करके कितनी दफा बाउंस किया, यानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। ये कि ह्यूमन कॉइन टॉस की जो सिचुएशन है, इट इज टू कॉम्प्लेक्स, राइट? ह्यूमन कॉइन टॉस वाली सिचुएशन इज जस्ट टू कॉम्प्लेक्स टू, दो चीजें उसमें, उसको समझना भी बहुत मुश्किल है और उसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे कोर्स में से जो मैं चाहता हूं कि ये कोर्स पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट एक बन जाए, वो अब इस पॉइंट में है कि जब ह्यूमन कॉइन टॉस करता है तो वो प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है, समझना भी और कंट्रोल करना भी, कि फिर हम मजबूर हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हम उस प्रोसेस को इस रैंडम की बजाय, जो बेहतर टर्म है, हम ह्यूमन कॉइन टॉस को कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर्ड टू बी रैंडम। ये कंसिडर्ड जो मैंने लफ्ज यूज किया, ये काफी जरूरी है यहाँ पे, और इसको समझना कि हम क्या कर रहे हैं इस वक्त। एक्सक्यूज सर। जी बताइए सर, इस तरह जिस तरह आपने बात की, तो फिर दुनिया में एक्चुअली कुछ भी रैंडम नहीं होता। इस पे आते हैं, मैं वही समझाने लगा हूं। ये जब मैं कहता हूं ना कि इट इज कंसिडर्ड टू बी रैंडम, इसमें मैं बड़े केयरफुल रहना चाह रहा हूं, और मैं कहने लगा हूं कि ये जब मेरा यूसेज है ना, कंसिडर्ड टू बी रैंडम, दिस सेज नथिंग अबाउट रियलिटी। यानी मुझे इससे परवाह ही नहीं है कि वो असल में रैंडम था या डिटर्मिनिस्टिक था, मुझे इससे परवाह नहीं है। ठीक है, लेट मी राइट दिस। कोई फिनोमेनन जो है, it might be actually random, truly random, or it might be deterministic,
but too complex. ठीक है, यानी उसकी जो असल हकीकत है, मुमकिन है वो वाकई कभी प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, वो वाकई ट्रूली रैंडम है, या वो बिल्कुल प्रिडिक्ट हो सकता है, डिटर्मिनिस्टिक है, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है उसके सारी चीजों को देखना और कंट्रोल करना। हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें गर्ज इससे है कि इफ इट इज टू कॉम्प्लेक्स, तो हम अपनी आसानी के लिए we will deal with it under the framework of randomness. सही? यानी असल में तो बहुत कॉम्प्लेक्स था। हमारे पास जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है उस फिनोमेना को समझने की, उसके बारे में कोई नतीजा अखज करने की, कोई प्रेडिक्शंस करने की, जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है, 100% सही नहीं होगी, पर जो बेस्ट हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है वो है कि उस फिनोमेना को हम रैंडम कंसिडर कर लें। ये हमारी चॉइस थी, ये हमने कंसिडर किया है। इस यानी असल में रैंडम है नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है। यानी जिन लोगों ने ये बहस करनी है कि रियलिटी, दुनिया, यूनिवर्स, लाइफ, यानी ये जो फलसफा है इसका कि चीजें रैंडम असल में होती हैं या नहीं होती, ये फलसफा जिन्होंने इस पे बहस करनी करते रहे, हम नहीं रोकते। हो सकता है हम भी कर लें, लेकिन प्रोबेबिलिटी की क्लास में हम नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि असल हकीकत क्या है, वी डोंट केयर। इतना पता है कि कॉम्प्लेक्स बहुत है, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो हम ये रैंडमनेस के फ्रेमवर्क में उसको कंसिडर करेंगे और एज गुड एज पॉसिबल बेस्ट अप्रोक्सीमेशंस लेके आएंगे। ये बात कुछ क्लियर हुई आप लोगों को कि नहीं? जी सर। यस सर। यस सर। सो इसको भी मैं थोड़ा और क्रिस्टलाइज कर देता हूं कि पहले भी मैंने ये कहा और अब भी कहता हूं कि रैंडमनेस इज ए कन्वीनियंट टर्म। To express our ignorance of complex phenomena, और रियल वर्ल्ड के फिनोमेना कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल सब एटॉमिक फिनोमेना। आप लोगों ने कुछ है आपको इंट्रोडक्शन क्वांटम फिनोमेना से? एटम के अंदर क्या हो रहा होता है? नो सर। The electrons motion। बहरहाल जो फिजिक्स के लॉज जो एटम के बाहर अप्लाई हो रहे होते हैं, एटम के बाहर, वो लॉज एटम के अंदर अप्लाई नहीं किए जा सकते। एटम के अंदर जब आप स्टडी करना चाहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स और इतना पुअरली अंडरस्टूड है, इतनी मिस्ट्री है उसके अंदर कि साइंसदान मजबूर हैं कि वो सवाए रैंडमनेस के फिनोमेना के अलावा वो किसी और तरह से उसको स्टडी नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। सर फिर ये जो हम देखते हैं जो तो बुक्स में बना होता है एटम, ये रियल नहीं है? एटम रियल नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड वो रियल ही है। जो उसका स्ट्रक्चर है
उसका स्ट्रक्चर भी रियल होगा, लेकिन आप जितना उसमें और ऑब्जर्व करते हैं उसको इन डेप्थ, यू रियलाइज के एट अ सर्टेन पॉइंट आप प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते और आपकी थियरीज फेल हो जाती हैं। जो फिजिक्स के लॉज आपने बाहर रखे हुए थे एटम के बाहर वाले, वो अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो फलसफा और वो बहस चलती रहेगी कि क्योंकि एटम से ही तो बाकी बड़ी चीजें भी तो एटम से ही बन रही हैं, और अगर एटम इटसेल्फ उसके अंदर रैंडमनेस है तो इसका मतलब सारी चीज ही रैंडम है। पूरी एग्जिस्टेंस, हमारा पूरा यूनिवर्स, ये सब रैंडम फिनोमेना है। तो इसलिए हम इस बहस में तो नहीं पढ़ते कि रैंडम है या नहीं है। मेरा बिलीफ हो सकता है कि रैंडम ना हो, और किसी का बिलीफ हो सकता है कि नहीं रैंडम ही होगा, लेकिन किसी के पास इसका प्रूफ नहीं है। तो ये बहस ही है फिलहाल। पर अगर कॉम्प्लेक्स इतना है, अगर आपने उसको पढ़ना है, उससे नतीजे अखज़ करने हैं, उससे प्रेडिक्शंस करनी है, फिर आपको रैंडम फिनोमेना ही इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि जैसे एटम के अंदर रैंडम हो रही चीजें। तो फिर आपसे इस पे पढ़ा जाए, हाथ डल जाएगा कम से कम कुछ। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अगली बात। एक मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं। कभी कभी लोग ये समझेंगे रैंडमनेस वर्सेस केओस। केओस का लफ्ज सुना हुआ आपने? जी सर। जी सर। जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया था, अगर वो कुछ समझा सकें केओस क्या होता है? तबाही, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। कंफ्यूजन, ठीक है। यानी कंफ्यूजन में इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट, डिस्ट्रक्शन में भी इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट कि क्या होगा। तो रैंडमनेस और केओस क्या एक ही चीजें हैं? नो सर, एक चीज नहीं है। नहीं, एक तो नहीं। आई थिंक डिफरेंट है सर। तो ताल्लुक है, ताल्लुक है सर। क्या ताल्लुक होगा सर? केओस के अंदर रैंडमनेस हो सकती है, लेकिन हर रैंडमनेस केओस नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली, परफेक्ट आंसर। जिसको आप केओस कहते हैं, अगर मैं खुद डिफाइन करूं तो केओस होगा जब आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल। ठीक है। केओस जो है ये मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रैंडमनेस होगी। यस सर, ऐसे ही रैंडमनेस। लेकिन यूजुअली randomness is less extreme. ठीक है। ये कैसे सर? मैं बता देता हूँ। यूजुअली randomness is less extreme, जिसका मतलब ये है कि some predictions can be made usually। और जिन्होंने सवाल पूछा था ये कैसे, मेरा उन्हीं से सवाल है कि अगर मैं आपसे जून की 10 तारीख को पूछूं आज सर्दी होगी, तो आप क्या कहेंगे? नो सर, ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस। पर ये आपने प्रेडिक्शन की है ना? जी सर। और अगर मैं आपसे दिसंबर की 10 तारीख को पूछूं क्या आज सर्दी होगी, तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये कि सर्दी होगी। ये भी आपने प्रेडिक्शन की है जी। हालांकि आपको असल में तो नहीं पता था सर्दी होनी या नहीं होनी। यस। अच्छा, वर्सेस अगर मैं आपसे जून 10 को पूछता कि यार मैं कॉइन टॉस करने लगा हूं
हेड आएगा कि टेल, और फिर दिसंबर 10 को पूछता, कॉइन टॉस करने लगा, हेड आएगा कि टेल, दोनों दिनों में आप इक्वली कंफ्यूज होते, है ना? जून और दिसंबर से कोई फर्क नहीं पड़ना था। यानी जो कॉइन की रैंडमनेस है वो बिल्कुल ही लेट्स से फेयर कॉइन था, हेड आने का उतना चांस है, टेल्स आने का उतना चांस है। ये एक्सट्रीमली रैंडम था, इसमें आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते थे ये इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। आप यही कहते हैं या हेड आएगा या टेल आएगा। यस सर। तो वो मैं डिस्टिंक्शन लेके आना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जिसको हम रैंडमनेस कहते हैं ना, इसमें हमेशा ऐसे नहीं होता कि सारी आउटपुट्स पॉसिबल हैं, कुछ भी हो सकता है, हमेशा ऐसे नहीं होता। रैंडमनेस के अंदर भी कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को ही हमने इस कोर्स में यूज करना है, इसी को स्टडी करना है। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर होता है, रैंडमनेस भी just like physics and mathematics, physics लिख देता हूँ, just like physics and mathematics and other areas has its own set of laws। इसमें भी कुछ उसूल यहाँ भी होते हैं रैंडमनेस में भी, ठीक है? इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है किसी भी एरिया की तरह। और जिसको आप प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, it deals with such laws। ठीक है? Excuse me, sir. जी बताइए। Sir, can you please repeat the above meaning of the line? Why randomness is less extreme and chaos is more extreme form of the randomness? एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मैं एक कॉइन टॉस करूंगा, अगर हेड आ गया तो मैं एक लूडो का डाई रोल करूंगा, अगर उस पे 3 आ गया तो मैं डाई फिर से रोल करूंगा, और उस पे जो नंबर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। आप देख रहे हैं कि ये कितनी ज्यादा ऑप्शंस निकल आएंगी, और फिर किस ऑप्शन पे मैं एंड पे लैंड करता हूं, इट डिपेंड्स कि वो शुरू में कॉइन पे हेड आया था कि टेल आया था। अभी टेल पे क्या करना है वो तो मैंने बताया नहीं। टेल पे भी इसी तरह का कॉम्प्लेक्स किस्म का एक और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दूंगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वो कॉइन टॉस हो सकता है पता नहीं कितनी मुश्किल किस्म की चीजें, या बहुत सारी ऑप्शंस के अंदर से कोई एक ऑप्शन निकल आएगी। ये मेरा मतलब है जब मैं केओस समझाना चाह रहा हूं। इवन जो आपका एक कॉइन टॉस होता है, वो भी मैं उसको केओस कहने लगा हूं। इवन जो आपका एक लूडो का डाई का रोल जो होता है, वो भी मैं उसको केओस कहने लगा हूं। केओस टेक्निकली थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन समझाने के लिए कि जो आप लूडो का डाई रोल करते हैं, अगर वो फेयर डाई है, 1 2 3 4 5 6 सब के आने का इक्वल चांस है, तो फिर आप किसी एक पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरा डाई लोडेड है और लेट्स से आपको पता है कि उस पे 4 आने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है, तो अब जब मैं आपसे पूछूंगा कि यार अच्छा मैं करने लगा हूं, बताओ क्या आएगा, तो आप 4 कहेंगे, क्योंकि उसके चांसेस ज्यादा हैं कि 4 पे आपको इनाम मिल जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये अब मैं रैंडमनेस से, सॉरी केओस से, जहां कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, उससे अब हम कम केओस पे आ गए हैं कि जहां पे 4 का चांस ज्यादा है, लेकिन 4 जरूरी नहीं कि आएगा। इसका मतलब है कि अभी भी रैंडमनेस है, बस इट सो हैपेंस कि 4 का चांस ज्यादा हो गया। तो ये जो लेस एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं रैंडमनेस की, इनको हम पढ़ेंगे इस कोर्स में।
Okay, ठीक है? sir. Thank you. ओके अब हम अब आते हैं, अब एक्चुअली कोर्स स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी का फलसफा तो हमने देख लिया। अब हम लेट्स स्टार्ट विद द टर्मिनोलॉजी। जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम प्रोबेबिलिटी में, उसमें एक चीज तो हमने पहले देख लिया, वो है कि हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के साथ डील कर रहे होंगे। ठीक है, when we say रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी आउटपुट अनसर्टेन है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट with uncertain output. और एक्सपेरिमेंट्स में जब हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट बार बार करते हैं, बार बार। और एक बारी जो एक्सपेरिमेंट किया होता है उसे हम कहते हैं ट्रायल। तो ये टर्म काफी यूज होगी, ट्रायल। जब आपने एक दफा एक्सपेरिमेंट किया, एक ट्रायल हो गया, दूसरी दफा एक्सपेरिमेंट किया, सेम एक्सपेरिमेंट, एक और ट्रायल हो गया। ठीक है, तीसरी दफा किया, एक और ट्रायल हो गया। और इसमें रैंडमनेस ये है कि हर ट्रायल पे आप ये नहीं कह सकते कि ये आंसर ही आएगा, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ये नहीं कह सकते। हर ट्रायल पे हो सकता है आंसर फर्क आ जाए। एक्सपेरिमेंट सेम है, सेम एक्सपेरिमेंट 3 दफा किया लेकिन आंसर फर्क आ गए, तो रैंडमनेस है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल कॉइन टॉस, 3 दफा टॉस किया, आंसर फर्क आ सकते हैं। तो ये टर्म्स अब आपने स्पेशली जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट से हम डील करेंगे। एक्सपेरिमेंट के जो एक दफा एक्सपेरिमेंट किया उसे ट्रायल कहते हैं। फिर एक टर्म जो बार बार आएगी उसे कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हम यूजुअली एक सेट बनाएंगे, सेट एस, और सेट को अक्सर कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। ठीक है, हम भी कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। कॉइन टॉस का जो सैंपल स्पेस है वो होती है या हेड आएगा या टेल, तो एच और टी हम लिख देते हैं। ठीक है, यानी सैंपल स्पेस है क्या? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कि क्या क्या आउटकम्स हो सकती थी इस एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, तो अगर लूडो को डाई रोल करते हैं तो सेट कैसा आएगा, कोई मुझे बता सकता है? सिक्स नंबर दिए आएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, शुक्रिया। फिर अगर मैं 2 कॉइन टॉस करता हूँ, 2 कॉइन्स, तो अब ये बताएं कि आउटपुट यानी पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे हेड आ गया। इसका भी दो रिजल्ट आएंगे, हेड या टेल। नो सर, Head tails and head tails. फोर 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। 2 बार टेल किया था, 2 बार 2 पावर 4 2 की पावर 2 से 4 आएगा, 4 पॉसिबिलिटी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसमें आप नोट करें कि जब जिसको आप कहते हैं ना मेरा एक्सपेरिमेंट तब खत्म होता है जब दोनों कॉइन टॉस हो गए होते हैं। और जब वो एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है तो मैं रिजल्ट को देखता हूं। रिजल्ट आया हेड और हेड, ये एक पॉसिबल रिजल्ट है। हेड और दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, ये एक पॉसिबल रिजल्ट है। और दोनों पे टेल, ये भी एक पॉसिबल रिजल्ट है। तो मेरे 4 टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे। ये मेरी सैंपल स्पेस है, ये मेरा नया यूनिवर्स होता है कि इस एक्सपेरिमेंट के यूनिवर्स में मैं ये 4 चीजें हो सकती थी। लूडो के डाई के रोल वाले एक्सपेरिमेंट में ये 6 चीजें हो सकती थी।
और एक कॉइन टॉस के एक्सपेरिमेंट के यूनिवर्स में सिर्फ हेड और टेल, ये दो चीजें हो सकती थी, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। ठीक है, आपने कभी वेन डायग्राम्स सुनी है, पढ़ी है? यस सर, यस यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, हमने ये जो वेन डायग्राम्स की टर्मिनोलॉजी अगर यूज करें, इसका फायदा उठाएं, तो ये जो मेरा यूनिवर्स है, इसको हम वो बड़ा रेक्टेंगल बनाते थे, उसके अंदर फिर सेट्स बनाते थे। जी सर। तो जो मेरा पूरा यूनिवर्स है, सैंपल स्पेस के जो भी होना है इसके अंदर से ही होना है, वो बड़े वाला रेक्टेंगल है, जो भी होना है इसके अंदर ही होना है। ठीक है, इस पे आगे चलते हैं। जो तीसरी चीज है जो इस कोर्स में आप बार बार देखेंगे, वो है कॉन्सेप्ट इवेंट का। okay? और इवेंट ये है, जरा मुझे एक सेकंड दीजिएगा जी। इवेंट है वो वाली आउटकम्स या वो वाले रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट के that we are interested in. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक इवेंट हो सकता है, और इवेंट को भी जिस तरह सैंपल स्पेस को मैं सेट एस से डिनोट करता था, मैं एक सेट ए बना लेता हूं और उस सेट के अंदर जो चीजें होंगी वो मेरे इवेंट की चीजें। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं एक कॉइन टॉस की बात करता हूं, तो अगर हेड आ जाता है तो मैं कहता हूं मेरा इवेंट ए हो गया। ठीक है, मेरा इवेंट ये भी हो सकता है, अगर मैं डाई के रोल की बात करूं कि इवन नंबर आया था 2 4 6, ये मेरा इवेंट हो सकता है। ठीक है, अगर मैं 2 कॉइन्स की बात करूं तो मेरा इवेंट इस तरह का हो सकता है, जिसमें अगर मुझे इंटरेस्ट हो कि पहले हेड आ जाए, बाद में जो मर्जी आ जाए, पर पहले पे हेड आना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से आउटकम्स होंगे कि पहले हेड आना चाहिए, बाद में जो मर्जी आ जाए? Heads or heads, tails. तो ये मेरा एक ऐसा इस इवेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई गेम खेलते हैं और हम कहते हैं कि अगर 2 कॉइन टॉस होंगे, अगर पहले हेड आ गया तो आपको जो है 100 रुपए मिलेंगे, तो आप इस वाले इवेंट में इंटरेस्टेड होंगे, है ना? यस सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो आउटकम्स जिनमें हमारा इंटरेस्ट है उनको हम इवेंट्स कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, इनको भी वेन डायग्राम के अंदर हम इस तरह से कह देंगे कि अगर आपकी ओवरऑल जो ऑल पॉसिबल चीजें हैं वो इस रेक्टेंगल के अंदर आती हैं, तो हो सकता है मेरा इवेंट ए जो है वो इस तरह करके मैं रिप्रेजेंट किया हो, और हो सकता है मेरे पास कोई इवेंट बी भी होता हो। इवेंट बी है कि अगर पहले टेल आ जाए तो वो होंगे टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, इन दोनों इवेंट्स में, ए और बी में, कोई कॉमन चीजें हैं, कॉमन आउटपुट्स हैं? नो, कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मैंने बी बनाना है तो बी ऐसे बनेगा, ए से बिल्कुल सेपरेट। यस सर। इसे कहते हैं डिसजॉइंट। यस सर, नो कॉमन। ये डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। इनमें कोई कॉमन बात नहीं है। लेकिन अगर मेरा कोई इवेंट सी होता और इवेंट सी ये था कि दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे जो मर्जी आया हो, इसमें क्या क्या होगा? HT, टेल टेल, सेकंड और फोर्थ वाला में भी। बिल्कुल, सेकंड और फोर्थ वाले। ये इवेंट का ए के साथ कोई इंटरसेक्शन है? जी सर। इसमें ये HT और HT इसमें भी है, और इवेंट और बी के साथ भी है कोई? यस सर। तो ये अगर मैं इवेंट बनाता तो इसको ऐसा बनाता, जी, इसकी intersection
इसकी इंटरसेक्शन होती दोनों के साथ। ठीक है, ओके। तो ये हो गई इवेंट्स और इवेंट्स को लिखने का तरीका। ओके, तीसरी चीज हो गई, चौथी चीज पे चलते हैं। चौथी जो टर्म है, खैर टर्म तो नहीं है, इट्स नॉट अ टर्म, तो ओके मैं फिर उसको चौथी नहीं कहता। आपके पास जो इवेंट्स होते हैं ना, आप इवेंट्स को यूज करके ज्यादा इवेंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर ये वाला इवेंट था, इवेंट बी, सेट बी और सेट सी की यूनियन, ये आपने टर्मिनोलॉजी देखी हुई है, यूनियन ऑफ सेट्स? यस सर। यस सर। कॉमन ये कोई और सेट बनेगा ना, दो सेट्स की यूनियन एक और सेट बन जाएगा। सबके एलिमेंट। जी सर। इसके अंदर आ जाएगा जो बी में पढ़ा था, टेल हेड टेल टेल, और जो सी में पढ़ा है हेड टेल, और टेल टेल तो पहले ही पढ़ा है। तो ये इस तरह का एक आ जाएगा सेट। और हमारे लिए ये भी कोई इवेंट ही है, ये एक नया इवेंट बन गया, ये एक नया इवेंट बन गया। इस इवेंट को अगर आप समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे, ये कौन सा इवेंट है? नहीं, अगर आप इस सेट के कंटेंट्स को देखें और आप एक आम आदमी को समझाना चाहें कि दो कॉइन टॉस किए थे, ये कौन सा इवेंट है? सर जिसमें कम से कम एक टेल है जरूर। हाँ, यानी दोनों पे हेड ना आया हो, तो ये भी एक इवेंट। समझ नहीं आई सर। ये भी कह सकते हैं कि पहले में टेल आना चाहिए फर्स्ट पे, सेकंड में फिर दोबारा टेल आना चाहिए, और थर्ड में फिर फर्स्ट पे टेल आना चाहिए। नहीं, थर्ड में नहीं, तो पहले पे टेल नहीं ना आया इधर, थर्ड केस में पहले पे तो टेल। कहना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट है टेल एंड हेड, उसमें फर्स्ट पे टेल आ गया है, दूसरे में सेकंड पे टेल आ गया है। हाँ, वो नहीं बनता, सॉरी सर, वो नहीं बनेगा। सो इसका जो आसान तरीका है वो ये है कि दोनों पे हेड ना आए। ये वो वाला इवेंट है कि दोनों पे हेड ना आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगेन, अगर हम गेम खेलते हैं और मैं कहता हूं कि हम दो कॉइन टॉस वाली गेम खेलेंगे, अगर दोनों दफा हेड ना आया ना तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे, तो आप कौन से इवेंट में इंटरेस्टेड होंगे? इस वाले में। सिमिलरली आप सेट्स की इंटरसेक्शन करते थे, तो इस बी और सी सेट की इंटरसेक्शन में क्या आएगा? टेल टेल। ये एक और इवेंट बन गया, ये एक और इवेंट है। कहने का मकसद ये है कि आप ये इवेंट्स जो होते हैं वो भी आपके सेट्स होते हैं, और आप सेट्स की यूनियन कर लें तो एक और इवेंट आ जाता है, सेट्स की इंटरसेक्शन कर लें एक और इवेंट आ जाता है, सेट्स का डिफरेंस ले लें एक और इवेंट आ जाता है। तो आप इस तरह और इवेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, चौथी चीज एक्चुअली हमने थोड़ी सी जिक्र इसका कर लिया है, इवेंट की अकरेंस, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इवेंट की अकरेंस। इवेंट की अकरेंस कब होती है? मेरे पास एक इवेंट है, वो लूडो का डाई रोल जो किया था, और हमने कहा था कि मेरा अगर इवन नंबर आता है ना तो इवेंट ए है। अब आपने एक डाई रोल कर दिया है, आंसर आया है 4, आपका इवेंट ए अकर हो गया है या नहीं हुआ? हो गया सर। सर हो गया है। और 2 और 6 तो आए, बट एक तो आ गया ना सर, बट एक कॉमन आया है। एग्जैक्टली, परफेक्ट। यानी अगर उस सेट में से एक भी चीज अगर आ जाती है तो आपका इवेंट अकर हो जाएगा।
ठीक है, यानी जब आप कहते हैं ए अकर्स, इट मीन्स one of the elements of that set as was the outcome या result of the experiment. और एक्सपेरिमेंट क्या था यहाँ पे? लूडो का डाई रोल करना और देखना कि क्या है। ठीक है, तो ये पूरे कोर्स में ना ये 4 जो टर्म्स हैं ये चलनी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर ट्रायल्स की बात होगी, सैंपल स्पेस, इवेंट, और सैंपल स्पेस है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इवेंट्स यानी वो वाली आउटकम्स जिनमें हमारा इंटरेस्ट है, और फिर इवेंट्स को कैसे कंबाइन करके और इवेंट्स बना सकते हैं, और फिर है अकरेंस ऑफ इवेंट। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, ये तो हो गए इवेंट्स। अब आते हैं उस असल चीज पे जो मकसद था कोर्स का। सर अगर हमारा ए नहीं आएगा इवेंट अकरेंस में तो फिर उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि इस पे हम वैसे बाद में आएंगे, लेकिन चलिए मेंशन कर देता हूं। अगर आपने लूडो का डाई रोल किया, ना 2 आया, ना 4 आया, ना 6 आया जी, इसका मतलब, बल्कि हाँ यहाँ मेंशन कर देते हैं, आपके पास जो सेट होते थे, सेट का कॉम्प्लीमेंट भी होता था जी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट फॉर एग्जांपल u minus a 1, 3 और 5 होंगे। तो फिर इसका मतलब है कि ये इवेंट अगर हुआ है, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हो गया, यानी ए नहीं हुआ अगर जी। तो ये भी, सो जो सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इन सारों से भी इवेंट ही बनते हैं। ठीक, ऑलराइट। अच्छा, अब आते हैं असल चीज पे। आपके पास एक इवेंट है, कोई इवेंट, उसको आप प्रोबेबिलिटी कैसे असाइन करेंगे कि इस इवेंट का इतना चांस है, ठीक है, इस इवेंट का इतना चांस। बल्कि पहले डिफाइन कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है क्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अक्सर हम ऐसे लिखेंगे, पी ऑफ इवेंट, कि पी एक फंक्शन है, उस फंक्शन में आप इवेंट इनपुट करें, वो बता देगा आउटपुट क्या है, और वो जो आउटपुट देगा वो बस बता रहा है लाइक्लीहुड, हाउ लाइकली इज दिस इवेंट, कितना चांस है इसके होने का। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि दोपहर को 12 बजे मुझे सितारे नजर आ रहे थे, क्या चांस है मेरी बात के सच होने का? दोपहर के 12 बजे मुझे सितारे नजर आ रहे थे, एक्चुअल स्टार्स। कोई चांस नहीं है, 0% चांस है, पॉसिबल नहीं है, यानी दिस इज नॉट लाइकली एट ऑल, इम्पॉसिबल है। तो आपने इवेंट को एक लाइकलीहुड दिया ना। अच्छा, मैं एक और इवेंट लेके आता हूं। मैं दोपहर को 12 बजे कमरे से बाहर गया और धूप थी या सूरज नजर आया मुझे, इसका कितना चांस है? इसके भी चांसेस हैं, पॉसिबल है, और हाईली पॉसिबल है। नहीं सर, हाईली पॉसिबल नहीं, वेदर कंडीशंस मैटर करती हैं। तो चलिए मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि अगर आपने कोई नंबर असाइन करना होता, आप कहते हैं 100% चांस है, या कहते हैं 70% चांस है, या कहते हैं 50% चांस है, कोई नंबर तो असाइन करेंगे ना। हाँ जी सर। इन तीनों में से कौन सा करते? 50%, अराउंड अबाउट 70%, 70%, 80%। ठीक है।
चलिए, ये बहुत अच्छा हुआ कि कुछ लोग कहते हैं 50, कुछ लोग कहते हैं 70, कुछ लोग कहते हैं 100। तो यहीं से हमारी आगे बात चलेगी, जो असल है कि ये कैसे असाइन करना है, हाउ टू असाइन प्रोबेबिलिटीज इवेंट, क्योंकि हर एक की तो अपनी ओपिनियन होगी। तो फिर तो हम कभी भी एक पेज पे नहीं आएंगे, हर कोई अपने हिसाब से चलेगा। सो ये जो पूरा कोर्स है, पूरी जो फील्ड है प्रोबेबिलिटी की, वो इस चीज को एड्रेस करता है। मोटे मोटे इसके 4 आंसर हैं, 4 तरीके हैं, ठीक है, इवेंट्स को प्रोबेबिलिटी असाइन करने के। एक तरीका है जिसको आप कहते हैं एम्पिरिकल अप्रोच। इस पे भी बात करते हैं बाद में। एक तरीका है काउंटिंग की अप्रोच, इन सारों पे अभी हम बात करेंगे, काउंटिंग की अप्रोच। और फिर एक और तरीका आता है मेजरमेंट के थ्रू, मेजरिंग अप्रोच कह देते हैं। और फिर एक और तरीका आता है, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंस। यानी हमारे कोर्स में अब जो फ्यूचर लेक्चर्स होंगे वो इन्हीं अप्रोचेस के बारे में होंगे अब कुछ अर्सा, ठीक है, कि ये 4 तरीके हैं जिनको यूज करके हम इवेंट्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन कर सकते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटीज कि जिस पे हम सब लोगों का इत्तेफाक हो सके। ये ना कि यार नहीं 50 होना चाहिए, 80 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, इत्तेफाक हो सके, यानी कॉमन सेंस वाली प्रोबेबिलिटीज।